यहाँ पर हम देखते हैं जैसे व्हाट इज द करंट थ्रू ए एन एलिमेंट इफ द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट Q इक्वल टू 10t। तो चार्ज रखा है Q इक्वल टू 10t। इसके अकॉर्डिंग हम देखें करंट की वैल्यू क्या होती है Q डिवाइड बाई टी, यानी 10t डिवाइड बाई टी। तो क्या आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जैसे द लोड रेजिस्टेंस इज 220 वोल्ट, सर्किट इज 40 ओम, डिटरमाइन लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी I इक्वल टू रेजिस्टेंस, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट की वैल्यू पूछी है। तो 220 डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 40, ये कट जाएगा यहाँ पर 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5.5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि 12 वाट प्रदान करती है, कौन सी डिवाइस है 12 वाट प्रदान करती है। तो एक तो डिलीवर करती है, कंज्यूम करती है। तो डिलीवर करेगी वो क्या होगी, प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन, और ये डिलीवर कर रही है, इसका मतलब ये 12 वोल्ट डिलीवर कर रही है। तो पहली एक तो ये होगी ए, और प्लस से माइनस, यहाँ माइनस से प्लस है, ये प्लस से माइनस है, ये डिलीवर करेगी, यानी ए डिलीवर करेगी। माइनस से प्लस करंट की डायरेक्शन होती है, माइनस से प्लस करंट की डायरेक्शन होती है, इसका मतलब क्या है, माइनस से प्लस करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये हो जाएगी एक तो वी, और एक हो जाएगी अ, यहाँ पर माइनस से प्लस सी। तो वी और सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। डिलीवर का मतलब क्या है, सप्लाईज, यानी माइनस से प्लस करंट की डायरेक्शन होती है, माइनस से प्लस। नेक्स्ट हम देखें जैसे हम बात करें जैसे स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से सदैव हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, और ऋणात्मक टर्मिनल से करंट प्रवेश करती है, यानी नेगेटिव से एंटर करती है और पॉजिटिव से निकलती है। तो यहाँ पर हम देखें बी और सी दो हैं ऐसे हैं जहाँ पर पॉजिटिव से करंट निकल रही है और नेगेटिव से एंटर कर रही है, क्योंकि धारा उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होती है, इसलिए माइनस से प्रवेश करती है और पॉजिटिव से निकलती है। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट यहाँ पर वाट होगी, और इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो मिनिमम रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस की कितनी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस की 3 जरूरत पड़ती है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे कि सीरीज और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए मिनिमम 3 रेजिस्टेंस चाहिए होंगे। नेक्स्ट हम देखें कार्य करने की दर क्या कहलाती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वो कहलाती है ऊर्जा सामर्थ्य। कार्य करने की दर को रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर कहलाती है, यानी शक्ति कहलाती है यहाँ पर कार्य, क्योंकि शक्ति का मान क्या होता है पावर इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी, यानी कार्य डिवाइड बाई समय, कार्य डिवाइड बाई समय। तो ये आगे पावर आंसर होगा, एनर्जी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इफ टू इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज across a certain supply are now connected in parallel across the same supply, then the power produced will be that of series connection। तो सीरीज कनेक्शन के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, आर इक्वलेंट सीरीज कनेक्शन में होगा, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो 2R होगा, और पावर का फार्मूला क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2R आ जाएगा। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो आर इक्वलेंट जो आएगा वो आएगा आर बाई टू, और इसके अकॉर्डिंग P2 की जो पावर निकालेंगे वो निकलेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई टू। अब आर डिवाइड बाई टू है, इसको हम क्या करेंगे टू ऊपर चला जाएगा, यानी 2V स्क्वायर डिवाइड बाई आर,
और आर की जगह हम 2r लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2v² है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें ये 4v² यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 4v² डिवाइड बाई 2r हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2v² डिवाइड बाई 2r। तो यहाँ पर 2v² डिवाइड बाई 2r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पावर 1 यानी p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टाइम्स p1। तो यही हमें निकालना था कि पावर प्रोड्यूस विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन p2 है वो p1 से 4 गुना हो रही है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, किसकी हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी एक्सटेंसिव thermodynamic properties, mass, volume, energy, enthalpy and entropy. A filament lamp is rated 120 volt and 80 watt. The value of series resistance required to operate this lamp on a 230 volt main is, तो फिलामेंट लैंप है वो 120 वोल्ट पर 120 वोल्ट एंड 80 वाट पर रेटेड है। सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस लैंप 230 वोल्ट मैन। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है तो कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे ये लैंप दे रखा है 80 वाट और 120 वोल्ट 120 वोल्ट 80 वाट, यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पर 230 वोल्ट सप्लाई है। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं करंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी I इक्वल टू P डिवाइड बाई V, पावर कितना है 80 डिवाइड बाई V कितना है 230 120, यहाँ पर करंट पूछ रहा है, यहाँ पर करंट क्योंकि करंट तो सेम रहेगी तो 120 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 एम्पियर। अब करंट की वैल्यू आ गई है 2/3 एम्पियर, 230 वोल्ट टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, 230 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 प्लस 2/3 आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 165 ओम, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि एक प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की जाने वाली 24 वोल्ट शक्ति आपूर्ति 2 एम्पीयर की अधिकतम निर्गत विद्युत धारा का प्रदान करती है। प्रकाश व्यवस्था को 0.5 वोल्ट बल्बों का उपयोग कर डिजाइन किया जाता है। बल्बों की अधिकतम संख्या को शक्ति आपूर्ति से उसकी अधिकतम शक्ति का 80% से अधिक किए बिना संयोजित किया जा सके, तो इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि पावर दे रखी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बल्बों की अधिकतम संख्या जो शक्ति आपूर्ति की अधिकतम शक्ति यानी 80% से अधिक किए बिना संयोजित करना है, तो बल्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले पावर निकालनी होगी, पावर होगी V इंटू आई, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 यानी 48 वाट। अब बल्बों की संख्या हमें निकालनी है, तो बल्बों की संख्या कैसे निकालेंगे, 48 वाट माइनस के 48 इंटू 20 48 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 यानी 20% हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.5, तो इससे बल्बों की संख्या आ जाएगी 76.8, यानी ये आंसर हो जाएगा 76 के आसपास। नेक्स्ट हम देखें, द फ्लो ऑफ 1 लाख इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट ए करंट ऑफ, तो करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है I इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, और Q की वैल्यू क्या होगी N इंटू ई डिवाइड बाई टी, तो N की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 लाख इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई पर सेकंड दे रखा है, इसका मतलब 1,
तो ये आ जाएगी वैल्यू, आई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -14 आंसर आ जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -14 आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, वायु व जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो वायु और जल में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो कन्वेंशन के द्वारा, ओनली संवहन के द्वारा होता है वायु और जल में। नेक्स्ट देखें, जैसे दो हीटर हैं, टू हीटर rated at 1000 watt 250 each are connected in series across the 250 volt 50 hertz AC में the total power drawn from the supply would be total power drawn from the supply, तो सप्लाई के द्वारा टोटल पावर कितनी ड्रॉन होगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पावर निकालने के लिए दो यहाँ पर दे रखे हैं, तो सबसे पहले लैंप का रेजिस्टेंस निकालना होगा। जैसे एक लैंप ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस निकालना होगा लैंप का। जैसे यहाँ पर निकालें, रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। वी कितना दे रखा है यहाँ पर 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000, तो यह आ जाएगा 62.5 ओम। अब करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी 250 यानी वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 62.5 प्लस 62.5, तो इससे करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। करंट आ गई है और हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया है। पावर की वैल्यू क्या होती है, V इंटू आई, यानी 250 इंटू आई की वैल्यू 2 एम्पियर, तो कितना आ गया 500 वोल्ट। 500 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क हैविंग 5 रेजिस्टेंस ऑफ ईच 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस हैं, तो 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर 5 ओम, क्योंकि 5 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है 10 ओम के, 1 2 3 4 और 5, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इनसे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 ओम के आसपास। तो टोटल 5 रेजिस्टेंस है तो 5 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 2 ओम आएगा वैल्यू, आंसर आ जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट देखें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू रेजिस्टेंस ओनली, ओनली रेजिस्टेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर वो बताया गया है। ओनली रेजिस्टेंस के लिए दे कैन डिसिपेट ए डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर, डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 2 ohm. A metal of resistivity twice that of copper is coated on its upper surface to a thickness equal to that of the copper strip. The resistance of composite strip will be, तो composite strip का resistance क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखें composite strip का resistance अगर निकालना है तो composite strip का resistance कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर धातु की प्रतिरोधकता है दुगनी हो गई है, यानी जो P1 है रो1, रो2 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स रो1 है। प्रतिरोधकता दुगनी हो गई और तांबे की छड़ की मोटाई के बराबर है, यानी एरिया यहाँ पर समान है। धातु की लंबाई पहले L1 थी, यानी लंबाई भी सेम रही है यहाँ पर। तो फार्मूला हम अप्लाई करें, R1 इक्वल टू रो1 L1 डिवाइड बाई A1। इसी तरीके से R1 की वैल्यू है 2, 2 इक्वल टू रो1 L1 डिवाइड बाई A1। इसी तरीके से R2 की वैल्यू निकालें, R2 इक्वल टू रो2 L2 डिवाइड बाई A2।
तो R2 की वैल्यू हो जाएगी R2 इक्वल टू रो टू L2 डिवाइड बाई A2। R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 टाइम्स रो टू की वैल्यू है 2 टाइम्स रो वन, तो रो वन L2 डिवाइड बाई A2। R2 डिवाइड बाई 2 हम करें यहाँ पर, R2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 रो वन L2 डिवाइड बाई A2, और नीचे आ जाएगा रो वन L1 डिवाइड बाई A1। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। धातु और कॉपर की लंबाई और क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब R2 की वैल्यू है 2 इंटू 2 यानी कि 4 ओम आ जाएगा R2 की वैल्यू। अब स्ट्रिप का प्रतिरोध हमें निकालना है। स्ट्रिप का प्रतिरोध क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4/3 ओम। तो ये स्ट्रिप का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4/3 ओम। नेक्स्ट देखें, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ड्यूअल रिलेशनशिप। तो ड्यूअल रिलेशनशिप किसका नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का ड्यूअल रिलेशनशिप नहीं है। बाकी ड्यूअल रिलेशनशिप किसका है, टाई सेट कट सेट का है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का है, और करंट वोल्टेज का है, लेकिन रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का ड्यूअल रिलेशनशिप नहीं है। 3 रजिस्टर 20, 10 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/5। ऐसे हमने लिया 20, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा 7 यानी 20/7 ओम। तो ये आंसर आ जाएगा 20/7 ओम। नेक्स्ट हम देखें, जैसे if each branch of star connected 3 ohm then its corresponding delta connection will be। तो स्टार कनेक्शन की 3 ओम है, डेल्टा कनेक्शन की क्या होगी। तो स्टार कनेक्शन बनाते हैं पहले। जैसे स्टार कनेक्शन की 3 ओम है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब हमें निकालना है यहाँ पर, जैसे कि ये निकालना है डेल्टा वाली। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, तो डेल्टा में कैसे निकालेंगे, डेल्टा में यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 इंटू 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3। अब डेल्टा में क्या है, ये निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा का भाग दे देंगे यानी 3 का भाग दे देंगे हम। तो फाइनल क्या आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 3 यानी 9, यानी इसका 3 गुना कर देते हैं। तो स्टार से डेल्टा में जाते हैं हम, जब सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाता है। अगर डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं तो डिवाइड बाई 3 हो जाता है, जो भी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखें, ए लैंप rated 60 volt 40 watt is to be connected across 230 volt, what will be the value of resistance to be connected in series with the lamp। तो लैंप के सीरीज में कौन सी वैल्यू रेजिस्टेंस की कनेक्टेड करनी है। तो हम देखें 60 वाट पर करंट का मान क्या होगा, I इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। वी कितना है यहाँ पर 60 डिवाइड बाई आर, आर हमारा 90 आ गया। अब आर 90 कैसे आया, क्योंकि वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से निकाल लेंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी यानी कि 60 इंटू 60 डिवाइड बाई पी कितना है 40, एक जीरो से एक जीरो 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 30 बार, 30 इंटू 3 90, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 90। तो 60 डिवाइड बाई 90, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 एम्पियर आ गई करंट की वैल्यू। अब जब लैंप 230 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो इसका मतलब लैंप में 2/3 धारा प्रवाहित होने के लिए जोड़ा गया प्रतिरोध क्या होगा। तो जोड़ा गया प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, यानी 230 इक्वल टू 60 वोल्ट एक लैंप में है और बाकी जो चीज़ है 2/3 करंट है इंटू रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 255 ओम। तो ये आंसर हो जाएगा 255 ओम। नेक्स्ट देखें,
जैसे इफ द लेंथ ऑफ द वायर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस R is stretched in and m times with the volume remains same. What will be the new resistance? तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, m स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। अगर n टाइम्स होता है तो n स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, m टाइम्स होता है तो m स्क्वायर इंटू आर हो गया। रेजिस्टेंस x और y के बीच में रेजिस्टेंस ज्ञात करना है हमें। x और y के बीच में अगर रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो ये दोनों सीरीज में होते हैं, यानी ये दोनों सीरीज में जाएंगे 20, ये दोनों सीरीज में जाएंगे 20, दोनों आपस में पैरेलल में है, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 40, तो ये 2 10 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे which of the following statement is true about the conductor position marked 1 in figure? कंडक्टर पोजीशन मार्कड 1 इन फिगर, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है? तो पहली बात तो यहाँ पर देखें हम, पृथ्वी के द पॉइंट ऑफ कंडक्टर हैज डेफिनेट पोटेंशियल अगेंस्ट अर्थ, तो डेफिनेट पोटेंशियल तक कंडक्टर का नहीं होगा। द पॉइंट ऑफ कंडक्टर हैज डेफिनेट वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ये बात सही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी कंडक्टर के, तो तभी तो यहाँ पर भाई ये बल्ब है ये जलेगा। Which particle act as a current carrier in the metallic conductor? तो मेटालिक कंडक्टर में करंट कैरियर की वजह से कौन सा पार्टिकल है काम करता है? करंट कैरियर की तरह मेटालिक कंडक्टर में वो काम करता है ओनली इलेक्ट्रॉन्स। द पार्टिकल एक्ट एज करंट कैरियर इन द मेटालिक कंडक्टर दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय द कर्व सिस्टम? तो इस कर्व सिस्टम के द्वारा कौन सा रेजिस्टेंस है रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये हॉट कंडक्टर पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हॉट कंडक्टर का टेम्परेचर ये रिप्रेजेंट करता है कर्व। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज होता है। जब तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। शुद्ध धातु जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, सोना आदि का प्रतिरोध उनकी ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, और यह वृद्धि काफी हद तक नियमित रूप से साधारण परास में तापमान के साथ साथ होती है। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी जो शुद्ध धातु होते हैं जो प्योर कंडक्टर होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी पीटीसी टाइप के होते हैं शुद्ध कंडक्टर। When a source is delivering maximum power to load, the efficiency of circuit is, तो अगर लोड सोर्स है लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी सर्किट की? ऑलवेज 50% होगी, ऑलवेज 50%। नेक्स्ट देखें, in a parallel circuit operating with the source of 30 volt AC designed to carry a total current of the 6 ampere. What happened to protection device when the resistance suddenly changed to 2 ohm? तो रेजिस्टेंस अगर सडनली 2 ओम पर चेंज जाएगा तो क्या होगा प्रोटेक्शन डिवाइस का? तो प्रोटेक्शन डिवाइस ओपन हो जाएगी। जैसे हम देखें कि 30 वोल्ट एसी दे रखा है, 30 वोल्ट एसी सोर्स द्वारा अगर समांतर परिपथ में 6 एम्पियर धारा वहन करने के लिए डिजाइन किया गया है तो तब प्रतिरोध अचानक 2 ओम में परिवर्तित हो जाता है, तो धारा का मान क्या होगा? धारा का मान है वो 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 एम्पियर हो जाएगा, जबकि 6 एम्पियर के लिए डिजाइन किया हुआ है, तो ये सामान्य धारा से अधिक है। ऐसी स्थिति में फ्यूज है, फ्यूज की रेटिंग यानी आई स्क्वायर इंटू आर, हीटिंग अधिक होगी, और हीटिंग अधिक होने की वजह से फ्यूज पिघल जाएगा और फ्यूज खुल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन टोटल पावर इन सीरीज सर्किट? तो टोटल पावर है सीरीज सर्किट में कौन सा डिटरमाइन करेगा? टोटल पावर सीरीज सर्किट सोर्स वोल्टेज
टाइम्स दी करंट, यानी सोर्स वोल्टेज इनटू करंट है, ये टोटल पावर है सीरीज सर्किट के अंदर पता करने के लिए काम में जाता है। तो श्रेणी परिपथ में सोर्स वोल्टेज और धारा के गुणनफल को कुल शक्ति का निर्धारण होता है। विद्युत इंजीनियरिंग में विद्युत शक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। प्राय सभी विद्युत यंत्र किसी वोल्टता पर निर्धारित होते हैं जिन पर कि वे कार्य करते हैं उस शक्ति की राशि पर निर्धारित होते हैं जिसके द्वारा संयंत्र को चलाया जाता है। उदाहरण के लिए एक विद्युत लैंप 250 वोल्ट, 60 वाट इत्यादि पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट हम देखें, एक करंट मिरर को सक्रिय लोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि करंट मिरर को सक्रिय लोड के रूप में प्रयोग कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई एसी रेजिस्टेंस होता है। करंट मिरर के अंदर क्या होता है, हाई एसी रेजिस्टेंस, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए करंट मिरर। करंट मिरर को सक्रिय यानी कि हम इसको एक्टिव लोड की तरह यूज कर सकते हैं हाई एसी रेजिस्टेंस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू। तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में सही स्टेटमेंट ये है कि वोल्टेज क्यूज करंट टू फ्लो, यानी वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होती है। ये वोल्टेज के बारे में सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखें, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, द पावर डिसिपेटेड विल बी। तो पावर डिसिपेटेड निकालनी है तो आई स्क्वायर आर से निकालेंगे, पहले आर निकालना पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या होगी, 200 डिवाइड बाई 5 यानी 40 हो जाएगी आर की वैल्यू। फिर आई स्क्वायर आर से निकालेंगे पावर हम, आई स्क्वायर आर से, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 40 यानी 25 इंटू 40, तो क्या होगा 25 चौके 100 यानी कि 1000 वाट के आसपास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि डज द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में बताना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यस द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देखें, इन द फिगर गिवन बिलो दिस फिगर इज इलेक्ट्रिकल फोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा फिगर है यहाँ पर, दिस फिगर इज इलेक्ट्रिकल फोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कौन सा फिगर यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ये है पॉजिटिव नेगेटिव। A voltage of 100 volt is applied to a circuit of resistance of 10 ohm. The power dissipated by the resistance will be। तो पावर डिसिपेशन निकालना है तो सबसे पहले हमें करंट निकालनी होगी। करंट की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइड बाई आर, यानी कि 10 एम्पियर करंट आ जाएगी। फिर आई स्क्वायर आर है यानी कि 10 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के आसपास आंसर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट हम देखें, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिक आयरन of rating 1000 watt as compared to 750 watt will be। तो इलेक्ट्रिक आयरन है, एक की रेटिंग 1000 वाट है, एक की रेटिंग है 750 वाट, तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पर हम देखें सिंपली 1000 वाट की एनर्जी है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी, क्योंकि जो पावर होती है वो होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी आर अगर रेजिस्टेंस निकालना हो 1000 वाट का तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से निकालेंगे, और इसका रेजिस्टेंस है कम होगा, 8000 वाली का कम होगा रेजिस्टेंस, जबकि जो आर 7050 है यानी 750 का वॉट निकालेंगे तो 20 का डिवाइड बाई पी से इसका रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो आई स्क्वायर आर का मान हम देखें 1000 वाट विद्युत प्रेस है, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, क्योंकि विद्युत उपयंत्रों को हमेशा समांतर में जुड़ा जाता है, तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, इसका मतलब ये ज़्यादा एनर्जी चाहिए 1000 वाट के लिए। नेक्स्ट हम देखें, दिए गए चालक के प्रतिरोध का तापमान गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर। तो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर। अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है।
हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन से वायर का है यहाँ पर? तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर एल्युमिनियम वायर 8 मीटर एंड 1 mm स्क्वायर, इसका हाईएस्ट क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हम निकाले जैसे कि 5 mm 2 mm स्क्वायर वाले तार का निकालें तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्वल टू रो एल बाई ए से निकालें तो रो की वैल्यू क्या है? 1.7 इंटू 10⁻⁻8, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 रेजिस्टेंस के लिए कॉपर का ये रेजिस्टिविटी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल की वैल्यू क्या है? 5 दे रखी है, डिवाइड बाई 2πr², 5/2, क्योंकि 5 mm तार वाला है तो 5/2 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉपर का निकाल लेंगे। और एल्युमिनियम का जो होता है रेजिस्टिविटी, एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी होता है 2.65 इंटू 10⁻⁻8, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आंसर हमारा एल्युमिनियम वायर का 8 mm और 1 mm का आएगा। एल्युमिनियम 8 वायर वाले का अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा? R इक्वल टू रो, रो की वैल्यू क्या है? 2.65 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 8 mm और 1 mm दे रखा है तो 8 ऊपर होगा, यानी कि इंटू 8 डिवाइड बाई 1 mm यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा निकल कर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन ए पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल सर्किट के अंदर, वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। अगर पैरेलल सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट हम देखें, 200 watt 230 volt lamp is connected across the 115 volt supply, what the power drawn by the lamp। तो पावर ड्रॉन बाय लैंप कितनी होगी? तो आई स्क्वायर आर से निकालेंगे पावर ड्रॉन, लेकिन हमें यहाँ पर आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से निकालेंगे। बी स्क्वायर होता है ई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई पी की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर आर। इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है बी स्क्वायर, यानी कि 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 200। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 23 का वर्ग क्या होता है? 23 का वर्ग हम निकाल लेंगे और 22 का 23 का वर्ग हम निकालना है तो 9 असल लगे 1, 6 6 12 लगे 13 असल लगे 1, 529, 529 आ गया। तो 529 डिवाइड बाई 2 आ गया करंट की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? पावर लॉस निकालना है, यानी लैंप द्वारा बहकी गई शक्ति आई स्क्वायर आर से निकालना है। तो पहले आर की वैल्यू हमें निकालनी होगी। आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये यहाँ पर हमारी आई है, आर की वैल्यू आई है आई स्क्वायर आर से, यानी कि 529 डिवाइड बाई 2 ये आर की वैल्यू आई है। करंट की वैल्यू निकालें तो करंट की वैल्यू आती है हमारी पावर स्क्वायर, यानी कि पी डिवाइड बाई वी आई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आई आर से हमारी करंट की वैल्यू आती है। तो पी डिवाइड बाई वी से हम निकालें
P कितना है यहाँ पर? P है यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 230, तो 200 डिवाइड बाई 230 का स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है? 529 डिवाइड बाई 2, इससे निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 डिवाइड बाई 230, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये इससे ये कट जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऊपर 400। 400 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं पावर जो आ रही है यहाँ पर वो आ जाएगी 200 वाट के आसपास। लेकिन यहाँ पर पूछी है कि इसको लैंप को हमने किसी कनेक्ट किया है 115 वोल्ट से कनेक्ट किया है, तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर रखिए 115, तो आई स्क्वायर आर से हम निकालेंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पी डिवाइड बाई वी, तो वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई पावर आ गई हमारी, पहली पावर आ जाएगी वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर से, यानी 200 वोल्ट के आसपास पावर आई है हमारी। अब पावर आ गई है पी टू हमारी आएगी वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी पहले 115 वोल्ट था वी टू, अभी जो बल्ब कनेक्टेड था वो 230 के साथ में कनेक्टेड था, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पावर है हमारी वो 1/4 टाइम्स पी वन होगी, पी टू इक्वल टू 1/4 टाइम्स पी वन, और पी वन आई है हमारी 200 वाट, तो इसके अकॉर्डिंग 200 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 50 वाट। 50 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्लाइटली लेस देन 50 वाट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम करें, जैसे कि an electric current flow through the conductor shown in figure below, what will be the effect of current passing through it? तो इसके अंदर से करंट जो पास होगी उसका इफेक्ट क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों इफेक्ट होंगे यहाँ पर, एक तो अगर करंट पास होगी यहाँ पर तो एक हीटिंग इफेक्ट भी होगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर मैग्नेट इफेक्ट भी होगा, क्योंकि बल्ब से पास हो रही है। नेक्स्ट देखें, क्योंकि जब भी कंडक्टर के अंदर चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें गुजरने वाली धारा चुंबकीय प्रभाव और उसमें प्रभाव दोनों होंगे। प्रत्येक चालक स्वयं से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का कम या अधिक विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप वह गर्म हो जाता है और धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है, यानी हीटिंग इफेक्ट कहलाता है वो। और विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जैसे कोई कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होगी, मान लेते हैं जैसे हमारे पास में ये कंडक्टर है, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होगी तो ये करंट की वैल्यू जा रही है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप में विरोध करता है करंट फ्लो का, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, और अपने चारों तरफ ये अपने विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी दोनों रीजन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, ए ह्यूमन नर्व सेल हैज ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 80 मिली वोल्ट and it can deliver a current of 5 nanoampere through the 6 mega ohm load. What will be the maximum power available from the cell? तो सेल के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी अवेलेबल है वो हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले हम निकालें वोल्टेज, पावर निकालने के लिए V इंटू आई निकालना होगा, या मैक्सिमम पावर के लिए हमें मैक्सिमम पावर वाला फार्मूला चाहिए। तो सबसे पहले वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 मेगा ओम लोड दे रखा है, यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आई इंटू आर। आर की वैल्यू दे रखी है 6 मेगा ओम, और करंट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5 नैनो एम्पियर, यानी 5 इंटू 10 की पावर 9।
तो ये वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की 30 इंटू 10⁻³ यानी 30 मिली वॉट। तो अब आउटपुट वोल्टेज आएगा 30 मिली वॉट। अब आउटपुट वोल्टेज आ गया 30 मिली वॉट और टोटल यहाँ पर क्या है 80 मिली वोल्ट है। ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखा है नर्व सेल का। तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज क्या होगा 80 माइनस 30 मिली वॉट, तो ये हो जाएगा 50 मिली वॉट। ये इनपुट वोल्टेज हो गया। अब हमें निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस यानी आरटीएच। आरटीएच की वैल्यू क्या है 50 मिली वॉट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई 5 नैनो एम्पियर करंट की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 10 मेगा ओम के आसपास। तो आरटीएच की वैल्यू आ गई 10 मेगा ओम। आरटीएच और आरएल बराबर होते हैं, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम पावर हो जाएगी VTH डिवाइड बाई 4 RTH। तो VTH का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो VTH का होल स्क्वायर मतलब कि 80 इंटू 80 इंटू 10⁻�6 डिवाइड बाई 4 टाइम्स RTH की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6 है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 2 बार, यानी क्या आ गया 160। 160 के आसपास आ गया यहाँ पर। तो ये माइनस है प्लस है, तो ऊपर जाके माइनस होगा तो -12 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0.16 इंटू 10⁻⁻11 यानी 0.16 नैनो वाट के आसपास आ जाएगी यहाँ पर पावर, मैक्सिमम पावर 0.16 नैनो वाट। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि एक करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट। तो एक करंट को हम डायरेक्ट करंट कब कहेंगे, एक करंट को डायरेक्ट करंट कहने के लिए मैग्नीट्यूड हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम उसको डायरेक्ट करंट कहेंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में किसकी वजह से, फ्लो की वजह से होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम देखें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा कॉलिजन बिटवीन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, यानी चालक इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच जो टक्कर होती है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखें, एक्टिव एलिमेंट सर्किट में कौन सा है, एक्टिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट की बात करें हम यहाँ पर, एक्टिव एलिमेंट ऐसे अवयव होते हैं जो परिपथ को विद्युत ऊर्जा सप्लाई करें, वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि हमारे वोल्टेज सोर्स है, एक्टिव एलिमेंट है, करंट सोर्स है, एक्टिव एलिमेंट है। तो करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट में आएगा, बैटरी है हमारी एक्टिव एलिमेंट में आएगा। तो ये हमारा एक्टिव एलिमेंट में आते हैं, बैटरी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। और जो हमारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस है, ये हमारे पैसिव एलिमेंट में आते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे अवयव जो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करे या ऊष्मा में बदले या स्टोर करे, कैपेसिटर, ये सभी क्या है पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखें, जो कैपेसिटर होता है विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। तो यानी कैपेसिटेंस क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और इंडक्टेंस है विद्युत ऊर्जा को संचित करता है लेकिन किसके रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। और रेजिस्टेंस भी विद्युत ऊर्जा को किसमें क्या काम करता है, ऊष्मा ऊर्जा में काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को
हीट एनर्जी में बदलता है रेजिस्टेंस, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट देखें, फॉर वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी एक्सीड दी सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज से टर्मिनल वोल्टेज एक्सीड नहीं कर सकता है। द स्टेट कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरीज ए करंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे स्टेट कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरीज ए करंट, देन ए रेडियल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस टेंडिंग टू रिड्यूस द इट्स क्रॉस सेक्शन, यानी अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल उसके परिच्छेदन को यहाँ पर कम कर देता है। तो इसे हम कहते हैं पिंच इफेक्ट, यानी कि एक वृत्ताकार परिच्छेद जिसमें धारा प्रवाह हो रही हो और धारा का प्रवाह समांतर चालक के फार्म में प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होने के कारण चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक क्षेत्रीय बल उसके परिच्छेद को कम करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कम करने की विधि को हम कहते हैं पिंच इफेक्ट या पिच इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसा पिच इफेक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट देखें, इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, गैसेज में करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, इन गैसेज फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो गैसों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के कारण होता है। जब ठोस शुद्ध चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वह चालक सबसे ज्यादा चालक कहलाता है। और जबकि गैसों में इलेक्ट्रॉन और आयनों के कारण धारा का प्रवाह होता है।